जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि विकास दुबे को पकड़ने के बाद पुलिस उसे न्यायालय क्यों नहीं ले गई और न्यायालय की ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि मुकदमा जो होता है वो काफी लंबा चला जाता है। देखिए, विकास दुबे जब पुलिस की हत्या किया तो इसे समझ में आ गया था कि अब पुलिस हमारी जान ले सकती है, इसलिए ये भागकर मध्य प्रदेश के उज्जैन गया और महाकाल के मंदिर में जो वीआईपी एंट्री थी वहां से गया और वहां अपना नाम ओरिजिनल लिखा विकास दुबे और मोबाइल नंबर भी दिया और साथ ये जोर जोर से कह रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। ये जानता था कि हमको सरेंडर करना है, वरना भागेंगे तो पुलिस मार देगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश पुलिस के आगे ये सरेंडर किया और यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, वो पुलिस के ही कुछ अच्छे जवानों को निकालकर सिविल ड्रेस में भेज दिया जाता है ताकि वो किसी खास काम को कर सके, तो एसटीएफ को सौंप दिया गया। लेकिन एसटीएफ जब इसे ला रही थी तो अचानक खबर आई कि कानपुर के पास इसकी गाड़ी पलट गई है, इसने कई पुलिस वालों पे हमला किया और बंदूक लेके छीन के भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। हालांकि गाड़ी पलट गई, इसमें कई लोग कह रहे हैं कि भैया जो टोल प्लाजा के पास से गाड़ी गुजरी थी वो विकास दुबे उस गाड़ी में वो दूसरी गाड़ी थी और जो गाड़ी पलट गई है वो दूसरी, यानी इस गाड़ी में विकास दुबे नहीं था। तो पुलिस का कहना हम लोग बीच में गाड़ियां चेंज करते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब बाबा रामदेव पलट सकते हैं तो ये गाड़ी पलटने की क्या जरूरत। खैर, ये पुलिस के आगे आप नहीं जीत सकते हैं। हिंदुस्तान में किसी की भी सहानुभूति नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये इनकाउंटर करके पुलिस ने गलती किया, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर पुलिस इसी तरह मन बढ़ते रही और किसी नाहक किसी बेगुनाह का भी इस तरह से इनकाउंटर किया जा सकता था, इसलिए पुलिस को सारा पावर ना देके कोर्ट को दिया गया। लेकिन यह कोर्ट इतना लंबा प्रोसेस लगा देती है कि पुलिस जघन्य अपराधियों को कोर्ट तक जाने से पहले जानबूझ के मार देती है। आप विकास दुबे से पहले आप देखे होंगे अमर दुबे को भी इसी तरह मार दिया गया कि भैया गाड़ी पंचर थी, भाग रहे थे तो मार दिया गया। इतने बेवकूफ होते हैं सब कि भागेंगे लोग ये लोग। उसके साथ ही आप देखिए इसके करीबी माने जाने वाला प्रभात मिश्रा को भी मार दिया गया। आखिर न्यायालय में क्या गलती होती है जो न्यायालय किसी अपराध की सजा सुनाने में इतना लंबा समय लगा देता है कि अगर आप जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, लास्ट डिसीजन आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक पहुंचने में आपको 20 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद भी देखिए जो सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। इतने बड़े एरिया में एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भैया संविधान में भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश चाह के इसे ब्रांच खोल सकते हैं। तो इसका ब्रांच क्यों नहीं रहना चाहिए आप बताइए। इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो हाई कोर्ट है एक लखनऊ में है, एक इलाहाबाद में है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से 2 ठो रखा गया है, बिहार में एक ही है, जनसंख्या कम है। देखिए जनसंख्या ज्यादा होगी क्राइम ज्यादा होगा, तो 2 रखा गया है कि नहीं। तो इतने बड़े हिंदुस्तान में भी इसके ब्रांच रहने चाहिए, पावर दोनों का सेम रहता है। लेकिन हाँ, जो जज यहाँ बैठते हैं उनमें यहाँ पे भी कुछ को भेजना चाहिए। तो दक्षिण में इन जजों में से बेंगलोर में शिफ्ट करना चाहिए या हैदराबाद में, ताकि वो दक्षिण भारत के एरिया को कमांड कर सके। और इसी का एक ब्रांच जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली है वो तो रहना चाहिए, एक कलकत्ता साइड में रहना चाहिए जो इधर के एरिया को देख सके, और ये दिल्ली पर बोझ भी कम होगा और यहाँ के लोगों को न्याय भी होगा। अब मान लीजिए कि केरला का कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए गरीब है, अब वो सुप्रीम कोर्ट आएगा केस लड़ने के लिए, यहाँ आएगा, पता चला वकील हड़ताल पे बैठ गए सब, कोई वकील मर जाता है तो हड़ताल कर देते हैं लोग, कंडोलेंस पे चले गए। बूढ़े बूढ़े वकील हैं लोग, महीने में 20 दिन इनमें कंडोलेंस ही चला जाता है, कभी हड़ताल हो गया, पब्लिक मारी जाती है। इस चक्कर में न्याय नहीं मिल पाता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय से कम नहीं होता है। हम लोग को लगता है कि नहीं कोर्ट की गलती है, कोर्ट की भी गलती नहीं है। इनकी जजों की संख्या इतनी कम है कि एक जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर कम से कम अगर आप देखेंगे तो लाखों मुकदमे। अब एक जज के ऊपर लाख लाख मुकदमा रहेगा, कहां से वो भी सुनेगा। अगर आपसे पूछे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन है तो आप कहेंगे हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी हमारी सेना है। तो सेना अच्छी क्यों है? क्योंकि उसका संगठन काफी अच्छा है। जो सेना जिसे हम लोग समझते हैं वो सेना इन्फेंट्री होती है। हम लोग पैदल सेना को आर्मी समझते हैं, ये इन्फेंट्री, ये लड़ाई लड़ती है इन्फेंट्री। लेकिन इन इन्फेंट्री के पीछे पूरी बहुत बड़े ग्रुप होती है, एक सप्लाई ग्रुप होती है। ये क्या खाना खाएंगे, इनको गोली लगी कि नहीं लगी, इनका गोली घट गया कि नहीं, मतलब इनको क्या चाहिए, ये जिम्मेदारी सप्लाई ग्रुप का होता है। ये टेंशन फ्री लड़ते हैं, इनको पता है कि मेरी सप्लाई ग्रुप को पता है कि कितनी हमको एमुनेशन चाहिए, क्या चाहिए, और सप्लाई ग्रुप युद्ध के मैदान में पहुंच के उनको खाना पहुंचाती है, गोले बारूद पहुंचाती है। इन सप्लाई ग्रुप को कहां से पता चलता है घट गया कि नहीं, तो वो सिग्नल ग्रुप का होता है। इनको टेंशन नहीं रहता है कि इनका नेटवर्क भाग गया कि नहीं, नेटवर्क
नेटवर्क है या नहीं है, ये सिग्नल ग्रुप का काम रहता है। सिग्नल कोर वहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल लगा देती है, टावर खड़े कर देती है अपने ट्रक के ऊपर। इनको एक दूसरे डिपार्टमेंट का अपना खुद का काम होता है। अब जैसे मान लीजिए यह गोली से वहाँ नहीं काम चल रहा है तो वहाँ पे आर्टिलरी फायर करना है, तो आर्टिलरी एक अलग डिपार्टमेंट है। तुरंत ये इन्फेंट्री कहेगा कि भैया डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फायर चाहिए, पहाड़ की उस बार से सेलिंग आ रही है तो आर्टिलरी फायर होगा। आर्टिलरी से काम नहीं चलेगा तो स्ट्रेटेजिक फोर्स के पास भेजा जाएगा, मिसाइल मारेगी यहाँ पर। वहाँ से नहीं होगा तो फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेलीकॉप्टर डिपार्टमेंट, एविएशन डिपार्टमेंट, हर जगह इनका कई सारे डिपार्टमेंट का इनका ग्रुप होता है। ट्रेनिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है। अब जब युद्ध के मैदान में ही इनके जो डॉक्टर होते हैं साथ में चलते हैं, पहचान क्या होती है इनकी टोपी पर यहाँ पर प्लस बना होता है, ये डॉक्टर होते हैं इन पे। तो आर्मी जो होती है इसीलिए वो अच्छा करती है कि सबको अपना अपना काम पता है और सब अपने अपने काम में एकदम माहिर होते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स होता है कि अगर मान लीजिए सड़क टूट गया तो तुरंत बना देंगे, पुल टूट गया तुरंत बना देंगे। ये नहीं कि ये कई को सारा ट्रेनिंग दे दो, हर चीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इसलिए आर्मी कहीं भी जाती है तो सक्सेस हो जाती है। आप देखिए ना, बाढ़ आएगा आर्मी बुला लो, आग लग गया आर्मी बुला लो, कुछ भी कंट्रोल से बाहर हो गया आर्मी बुला दो। क्या वो क्या इंसान नहीं है, लेकिन उनके पास ना हर चीज का ग्रुप है, हर चीज के स्पेशलिस्ट है उनके पास, इसलिए वो काम फटाफट कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में क्या होता है, एक बड़ा सा कोर्ट का परिसर बना दिया जाता है, ये कोर्ट परिसर हो गया। अब इसमें ना 8-10 तो कोर्ट होंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है एक कोर्ट में एक ही जज बैठता है, जहाँ जज बैठ गया वो कोर्ट हो गया, उसका एक हॉल टाइप का होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 30-40 जज बैठे रहते हैं, वो अमूमन होते हैं। छोटा जिला रहेगा तो 15-20 भी होते हैं। तो एक कोर्ट, जैसे एक फ्लोर पे मान लीजिए ये हो गया, एक कोर्ट हो गया, यहाँ पर 2 कोर्ट, ऐसे करके कोर्ट बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 2 तरह के मुकदमे डाल दिए गए। एक दीवानी मुकदमा जो धन दौलत से पैसा से रिलेटेड होता है, एक फौजदारी जो मारपीट से होता है। लेकिन उसमें भी तो कई वेराइटी है। तो कोर्ट को भी ना ये इतने, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 जज है तो 30 जज में ना इसमें डिपार्टमेंट बांट देना चाहिए 5-5 का, कि भैया ये स्पेशलिस्ट तुम इसको देखो, तुम इसको देखो। इससे काम बहुत तेजी से होगा। जैसे आप देखिए LIC खुलवाने जाइए तो कहेगा कि भैया LIC एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इतना पैसा देंगे, किसी की जान चली जाएगी इतना पैसा देंगे। जब खुलवाने आइएगा तो खूब प्रेम से बात करेगा। और कोई आदमी मर गया ना तो 2 से 3 साल दौड़ा देते हैं सर LIC वाले पैसा देने के लिए। और जब खुलवाना रहता है तो घर घर आते हैं सर। आप जाइए ना कोर्ट में, डिपार्टमेंट नहीं है, दीवानी में जाइए 10 साल मुकदमा चलेगा तो एक इस पे डिपार्टमेंट बैठाइए ना कि भैया LIC वाला सबका ये वाला कोर्ट देखेगा। किसी को भी मैटर है वहां जाके देख लीजिए, वहां पे इंश्योरेंस का मैटर पता चला। आप बाइक लिए, इंश्योरेंस के टाइम खूब अच्छा चोरी हो गया, इंश्योरेंस वाला कहता है ये पेपर लाइए, जानबूझ के ऐसा पेपर मांगेगा कि आप दे नहीं सकते। भैया चोरी हो गया, प्रूफ कर दीजिए कि हाँ चोरी हो गया, आप लाइए मेरा इंश्योरेंस का है। तो इसके लिए भी कोर्ट के पास जजों की, मान लीजिए 30 जज है तो उसको डिपार्टमेंट दे दीजिए कि भैया 2 जज, इसमें 30 में से 2 जज बैंक और LIC वाले देखेंगे। बैंक में क्या होता है, किसी को चेक दे दीजिए कि लीजिए भैया, जैसे यहाँ ये चेक कटा हुआ है, कितने का, भाई 22 लाख का चेक कटा हुआ है, चेक दे दीजिए, लीजिए आप अकाउंट में पैसे नहीं है। तो ऐसे चेक को कहते हैं बाउंस चेक। चेक बाउंस हो गया, आप दौड़ते रहिए। तो कोर्ट में आइए भाई, वहां पर हर चीज का एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। कोर्ट में भी जजों की संख्या बहुत कम है, उसे भर के स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट जज है जो बैंक और LIC वाला ही मामला ज्यादा देख रहा है, तो उसके दिमाग में आइडिया है कैसे कैसे ये वाला काम कैसे छल कपट करते हैं, एकदम वो स्पेशलिस्ट हो चुका है, वो तुरंत उसको पकड़ लेगा और मामला लेंदी नहीं होगा। इंडिया में रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध 20-20, 30-30 साल चलते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में जो सबसे बुरा दामिनी रेप कांड हुआ 2012 में, फांसी लगी यहां आकर। सोचिए इतना लंबा खींच दिया, 2020 ला दिए लोग वहां पर। इतना लेट क्यों हो रहा है? तो कोर्ट को भी करना चाहिए कि भैया जो जज हैं, जो मान लीजिए 30-30 जज है सर, 2-4 जज को स्पेशलिस्ट करा कर दिए कि भैया ये वाला जो कोर्ट है इसमें रेप से रिलेटेड मामले सुने जाएंगे। एक कोर्ट बना दीजिए, 10-15 जज उसमें डाल दीजिए कि भैया ये मर्डर के लिए, और एकदम टाइमलाइन डिसाइड कर दीजिए कि रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध को 1 साल के अंदर फैसला सुना देना है। और जज लोग को एकदम टाइमिंग दे दीजिए, नहीं डेली का डेली। ये क्या कि आज जनवरी में तारीख पड़ेगा, अब आइएगा जून में। तो ये दोनों मामलों पर 1 से 2 साल बहुत होते हैं अगर आपको तुरंत कार्रवाई पे करना है तब। अब ये पुलिस को पता था कि विकास दुबे को ले जाएंगे ना तो 10 साल लगा देंगे यहाँ पर, उससे अच्छा मामला निपटा दो। रोड एक्सीडेंट में देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट भी 2 तरह से होते हैं, एक लापरवाही से, एक गलती से। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी लापरवाही, कभी कभी गलती से भी हो जाता है। कभी गाड़ी में कोई गड़बड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया।
अगर लापरवाही से हो रहा है तो सजा ज़्यादा दीजिए, और थोड़ी सी मान लीजिए गाड़ी में ही कुछ खराबी है तो उसमें सजा थोड़ी सी कम रहनी चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई जज है, मर्डर भी वही देख रहा है, LIC भी वही देख रहा है बेचारा, बैंक भी देख रहा है, आपका रेप कांड भी देख रहा है, दहेज वाला भी देख रहा है, सब देख रहा है, तो उसके दिमाग में ना एकदम मतलब पूरा बोझ भरा हुआ है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर स्पेशली कोर्ट रहेगा कि नहीं इस पर एक्सीडेंटल मामले देखे जाएंगे, तो उसको पता है कि डेली डेली एक ही जैसे मामले आते हैं, तो समझ जाता है कि भैया ये ऐसे वकील इधर से उधर घुमा रहा है, हमको टाइम बर्बाद कर रहा है, तुरंत डिसीजन इससे तेजी से आएगा। आप एक अलग कोर्ट लगा सकते हैं डॉरी सिस्टम दहेज के लिए। आप देखेंगे दहेज पर बहुत ज़्यादा जुल्म भी होता है और कई महिलाएं इसका मिसयूज भी करती हैं, उनको किसी और वजह से कोई दिक्कत होगा सीधे केस कर देंगी दहेज का है। तो जज अगर स्पेशलिस्ट रहेगा तो पकड़ लेगा आराम से। अब आप मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत करप्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट आपको कुछ भी नहीं किया है, फंसा दिया, तो पुलिस के खिलाफ आप कहाँ कीजिएगा? कोई कंप्लेन करने की जगह रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो उसके लिए भी एक अलग कोर्ट रहना चाहिए। हमारे यहाँ ठेकेदार लोग सड़क बनाते हैं, नालियां बनाते हैं, टूट टाट के बर्बाद हो जाता है। ठेकेदार कितना गलत सामान मिलाया है आप देखते हैं, लेकिन करेंगे क्या? कहाँ जाके कंप्लेन कीजिएगा? कोई है ही नहीं है आपको सुनने वाला। वहां के लिए कोर्ट रहना चाहिए, वो तुरंत इस पर इंक्वायरी करना चाहिए। और गवर्नमेंट को तो नियम बना देना चाहिए कि आप जिस राज्य के निवासी हैं आप उस राज्य में ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से आप जिस राज्य के निवासी हैं वहां के राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। अब यूपी के आदमी को यूपी बिहार में ठेकेदार नहीं बनना चाहिए, उसको आपको ठेकेदारी लेना है तो जाइए कर्नाटक में, वहां आपका दबदबा सोर्स पैरवी सब खत्म हो जाएगा और पब्लिक को फायदा होगा। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भैया आप यहाँ के राज्य के निवासी हैं तो अगल बगल वाला राज्य को छोड़ के 2-3 राज्य को बाकी हर जगह आप ठेकेदारी लीजिए। इससे ऑटोमेटिक जो है करप्शन कम हो जाएगा। और रोड जैसे मान लीजिए बन गया, अब रोड बनाने में ठेकेदारों को भी अभी जो इंडिया गवर्नमेंट को उसमें करना चाहिए कि भैया आप जो रोड बना रहे हैं ये अगर 10 साल टूटता है तो मेंटेनेंस का काम आपका है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अगर कहीं सड़क टूट रही है तो अब इसकी जिम्मेदारी आप पुलिस डिपार्टमेंट को दे दीजिए, क्योंकि पुलिस हर जगह आती जाती रहती है। पुलिस का एक और काम रहेगा कि जाते वक्त अगर आपका कहीं से सड़क टूटा हुआ है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि कहाँ का टूटा है, और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको बताइए और वो बता देगा भाई ठेकेदार को कि आपने ये सड़क बनाया था अभी 10 साल नहीं हुआ, रिपेयर कीजिए। 10 दिन के अंदर नहीं कीजिएगा तो फिर कोर्ट देखेंगे और कोर्ट तुरंत मांगेगी भाई 10 दिन में नहीं किए तो फाइन दो। तो हर चीज का एक स्पेशलिस्ट हो जाने से ज्यादा अच्छा होता है। आप इंडिया में जाइएगा किसी भी डिपार्टमेंट में, वहां पैसा चलेगा। आप जिस जगह के रहने वाले हैं वहां का आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में आपको 20 दिन लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मर गया है ना तो उसके परिवार वाले को मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में 20 दिन लग जाएगा। लेकिन वही पैसा थमा दीजिए तुरंत हाथों हाथ हो जाएगा। इनके खिलाफ आप कोई ऐसा कोर्ट है जहां आप स्पेशली जा सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप अपने यहाँ जाइएगा, टाउन एरिया में जाइए, तहसील में जाइए, बिना पैसा खिलाए कुछ नहीं हो सकता है। तो इनके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। जाइएगा आपके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ करने तो 20 साल आपको मुकदमा लड़ना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक टाइमलाइन फिक्स कर देना चाहिए कि ये काम इतने सालों में हो जाना चाहिए, और वो टाइमलाइन पूरा करने की जिम्मेदारी आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर है उनको दे देना चाहिए। जैसे कोई सड़क बनाना है ये 2 साल में बन जाना चाहिए, अब वो भैया आपने वो ठेकेदार को दे दिया पैसा और टाइमलाइन दे दिया आपने आर्मी अफसर को, वो जाके देख लेगा बना कि नहीं, एकदम गारंटी टाइम से करवा लेंगे सब, आर्मी वालों को सौंप दीजिए। तो नेतागिरी पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठा है। सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश पारित करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो ऐसा घोषणा कर सकता है जनहित को ध्यान में रखते हुए कि जो नेता लोग हैं ये चुनाव से पहले जो भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, इन्हें ये अपना भाषण स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना होगा। और यदि ये 5 साल में पूरा नहीं कर सके तो इनकी पूरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता है। होता क्या हमारे यहाँ चुनाव से पहले भयंकर बात है, 2 करोड़ नौकरी, 100 गो स्मार्ट सिटी। हर सरकार, हम किसी एक सरकार की तारीफ या किसी एक सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसी सरकार बनी है जो अपने हर एक वादों को पूरा किया। हालांकि दिल्ली में गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, हम इसको कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि अगर नेता जो वादा किए हैं पूरा नहीं कर सकते हैं स्टैम्प पेपर में लिखे हुए वादों को, तो उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो नेता सब बोल देता है सब कि हम ये करेंगे या चुनाव के बाद कुछ नहीं करेंगे, इससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये हम ये नहीं कर रहे कि आप खूब ज्यादा कोर्ट खोल दीजिए। जो आपका पहले से कोर्ट है इसमें तो ऑलरेडी 30 जज बैठते हैं, तो आप 5-5 का ग्रुप बना दीजिए और उसमें स्पेशली बांट दीजिए कि ये बैंक से रिलेटेड मामला, ये मर्डर से, ये रेप से, ये नेतागिरी से, ये करप्शन से,
ये इससे मामले को देखेंगे। और इन्हीं कोर्ट में एक और कोर्ट होना चाहिए जो इस बात पर जांच करे कि जज ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। कहीं जजे तो नहीं मिल गया, पता चला तो सोने को जंग लग जाए तो लोग लोहा से क्या उम्मीद करेगा। और इस कोर्ट में आर्मी वालों को भरना चाहिए था, जो आर्मी के कोर्ट होते हैं सब, वहां पे कोर्ट मार्शल बोलते हैं। इससे हम एक त्वरित डिसीजन ले सकते हैं। वरना हमारे यहाँ जो न्यायालय बनाया गया, आप इस चीज को मानिए, ये न्यायालय अंग्रेज बनाए थे सब, और वो जानबूझकर इसका इस तरह से ढांचा तैयार किए सब कि अंग्रेज जब भारतीयों पे अत्याचार करते थे तो भारत के लोग गुलाम थे, डायरेक्ट लड़ नहीं सकते थे, वो कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में 20 साल कोर्ट उनको झेला देती थी। तो ये जो कोर्ट का तरीका बनाया गया था, ये अंग्रेजों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और आजाद जब हुए तो हम लोगों ने उस तरीकों को हूबहू अपना लिया, ना कि उसमें फास्ट प्रोसीजर को लाए लोग। गवर्नमेंट भी बोली, मोदी जी भी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम जजों की संख्या को बढ़ाएंगे, अलग से कोर्ट बनाएंगे जो घोटालों की जांच करे। ये सब नहीं बना पाए, वो भी नहीं बनाए इस चीज को। तो हर जगह इस तरह से देखा जा रहा है। तो अभी जो न्यायालय है वो जजों की संख्या की कमी को बहुत ज्यादा जूझ रहा है। यहाँ जजों की संख्या बहुत कम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेशन कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट क्या होता है, और ये सब प्रोसीजर के बारे में आपको समझा देंगे। तभी आप समझेंगे कि आईपीसी की धारा क्या होती है और सीआरपीसी क्या होता है, धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।